हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने HPTGT कमीशन 25 के लिए जो अपनी प्रेपरेशन सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। इफ़ यू आर वाचिंग रेगुलर वीडियोस फ्रॉम आवर चैनल तो आपको पता होगा कि हमने जो लास्ट चैप्टर करा था वो करा था अपना अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। ठीक है, अब हमारा जो ऑर्गेनिक का सेकंड लास्ट चैनल है वो है सेकंड लास्ट चैप्टर जो है वो है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस चैप्टर्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बाद आपका ऑर्गेनिक का एक चैप्टर बचता है, फिर आपका ऑर्गेनिक का सिलेबस भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपका केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। कुछ एक ऐसे चैप्टर्स हैं जो ना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ना ही फिजिकल में आते हैं, वो अलग से चैप्टर है। 4 चैप्टर्स और हैं आपके, तब जाके आपका केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म होगा। ठीक है, तो लास्ट हमने अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स करा, तो उसके मैंने आपको PYQ नहीं करवाए हैं, क्योंकि पहले हम एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड भी कर लेंगे, 2 चैप्टर्स हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस क्या है कि ऑर्गेनिक थोड़ी मिक्सिंग सी होगी, तब आप को PYQ करवाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन ले लेंगे एक हम। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि द जनरल फार्मूला, ये क्या है, CnH2nO। देखो एल्डिहाइड के बाद पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन को पढ़ेंगे। ये एल्डिहाइड और कीटोन से इकट्ठे चलते हैं, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अलग से करेंगे हम। ठीक है, तो एल्डिहाइड, कीटोन्स की अगर हम बात करें, इन तीनों में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप आता है, दैट इज C+O। इस तरफ देखो एल्डिहाइड, यहाँ पे R है, यहाँ पे H है। R शुड बी H अल्काइल अराइल, कि जो ये R है ये H भी हो सकता है, ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, कार्बन चेन अराइल ग्रुप, बेंजीन रिंग भी हो सकती है। बट कीटोन में बोथ द R शुड बी अल्काइल एंड अराइल, कि ये जो दोनों R हैं या तो अल्काइल होंगे या अराइल, या एक अल्काइल एक अराइल, या दोनों अराइल्स, ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन में एक ही डिफरेंस है, दैट जो ये कार्बोनिल ग्रुप्स वाला कार्बन है वो एक हाइड्रोजन होना चाहिए एल्डिहाइड में, कीटोन में दोनों तरफ कार्बन चेन होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कुछ एक नेमिंग वाला पार्ट है, कॉमन नेम लिखे हुए हैं, वैसे तो हमने पढ़ लिए, तो मैं यहाँ पे आपको इनके नेम बता देती हूँ। इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, बेंजल्डिहाइड। ये हमने नेमिंग में भी देखा था, बेंजीन के ऊपर अगर एल्डिहाइड ग्रुप है दैट इज योर बेंजल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट इज CH3CHO। वैसे तो ये 2 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको हम इथेनॉल बोल सकते हैं, बट हम कॉमन नेम पढ़ रहे हैं, तो इसका जो हमारे पास कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटाल्डिहाइड। क्या होता है कॉमन नेम, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, 2 कार्बन्स के लिए हम कॉमन नेम में एसिट वर्ड यूज़ करते हैं। अब जैसे ये है, ये इसके लिए भी एसी, मतलब ये तो 3 कार्बन वाला हो गया, ये हो जाएगा हमारा एसीटोन। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एसीटोन। अब जैसे ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसीटोफियोनोन, एसीटोफियोनोन, यहाँ पे नैन फियोनोन। ठीक है, एसिटोफियोनोन। अब अगर मैं इधर भी बेंजीन लगा दूं, रिंग लगा दूं, तो वो बेंजोफियोनोन बन जाता है। देखो दोनों तरफ कार्बन चेन एसिटोफियोनोन, एक तरफ कार्बन चेन मतलब एक तरफ बेंजीन रिंग और एक तरफ कार्बन चेन एसिटोफियोनोन, और दोनों तरफ हमारे पास क्या आ जाए, बेंजीन रिंग उसको बोला जाता है बेंजोफियोनोन। तो नेमिंग में वैसे तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं आपके पास। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ठीक है, हमने क्या देखना है, इसका स्ट्रक्चर देखना है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या है हमारे पास, ये देखो यहाँ पे C+O आ रहा है, तो आपको पता होगा कि जहाँ पे भी C+O आता है हमारे पास, ठीक है, जहाँ पे भी C+O आता है वहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, हाइब्रिडाइजेशन की, तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। क्या आ जाती है हाइब्रिडाइजेशन, sp2। और अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री क्या आ जाएगी आपके पास, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, बॉन्ड एंगल की बात करें हम, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो बॉन्ड एंगल आ जाता है 120 डिग्री, विच मीन्स कि जो हमारे कार्बोनिल्स कंपाउंड है वो प्लेनर है। इसमें ये तीनों के तीनों एटम एक ही प्लेन के अंदर आते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों एटम्स ही क्या है हमारे पास, एक ही प्लेन्स के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पोलैरिटी की बात करें, बिकॉज जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इस स्ट्रक्चर को मैं ना ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे करके, यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज लगा दूँ, यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज लगा दूँ, यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसमें जो कार्बन है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। कैसा होता है वो,
इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। जो कार्बन है हमारे पास कार्बोनिल में, वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स लविंग, ये है इलेक्ट्रॉन्स लविंग। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लविंग है विच मीन्स इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद रेजोनेंस की बात की है, तो रेजोनेंस में भी हम यही बता सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसे रेजोनेंस इसकी शो कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन जो आता है वो आता है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये जो प्रेपरेशन और एल्डिहाइड और कीटोन्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो जो ये वाला चैप्टर है इसमें मैक्सिमम सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ हमारी नेमिंग रिएक्शंस है। बाय ऑक्सीडेशन, देखो प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इसको हम साथ साथ में ही पढ़ते रहेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन को कुछ एक जो स्पेशल मेथड होंगे वो मैं साथ साथ में आपको बता दूंगी। तो मैं ये बोल रही थी कि जो एल्डिहाइड और कीटोन हमारा चैप्टर है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नेमिंग रिएक्शन है, बाय नेम रिएक्शन है, ऐसा सीधी सीधी आई हुई है पेपर्स में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास इसका जो प्रेपरेशन मैथड है। देखो पहले तो है फ्रॉम एल्कोहल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो हमने एल्कोहल में पढ़ा था एक मेथड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अगर आपको याद होगा अल्कोहल्स की जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स की जब हम रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल्स आते हैं। और हमने अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस में पढ़ा था कि अगर हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन कर दें तब हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अपना प्राइमरी अल्कोहल लेती हूँ CH2, ऐसे ले लिया मैंने CH2OH, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसकी क्या कर दें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 भी हो सकता है, KMnO4 भी हो सकता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। ठीक है, अब अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लें, सेकेंडरी अल्कोहल कैसे, लेट्स से यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ OH है और नीचे H है। तो सेकेंडरी अल्कोहल लें अगर हम, तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या करेगा, वो हमारे पास किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटो बनता है, और अगर हम एल्डिहाइड और कीटो की रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास एल्कोहल बनता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टार्टिंग मटेरियल एल्डिहाइड है या कीटोन है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह जो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, मतलब डिहाइड्रोजनेशन का मतलब हमारे पास क्या है, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब भी क्या है, एक तरह से हम ऑक्सीडेशन ही करेंगे। ठीक है, इसका मतलब भी ऑक्सीडेशन ही। इसमें क्या है कि कॉपर को लेते हैं हम। ठीक है, कॉपर को लेते हैं, कॉपर और उसमें कुछ एक टेम्परेचर दे देते हैं, 573 केल्विन टेम्परेचर दे देते हैं, तभी हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। बस ये है कि यहाँ पे रिएजेंट चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है बाय पासिंग। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास बाय पासिंग, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वेपर्स ऑफ MnO। देखो अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड से है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑल्सो कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी हमारे पास क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड ही है, तो इससे भी हम कर सकते हैं। लेट्स से मैंने लिया HCOOH। ठीक है, इसमें मैंने फिर से यही सेम HCOOH ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ MnO। तो यहाँ से क्या हो सकता है, अगर हमें यहाँ से बनाना हो तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो हमारे पास, ये पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखो कैसे, ये H, एक C बचा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बचेगा और उस तरफ से एक H बचा। अब ये बनेगा क्या, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो MnO को अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ ट्रीट करवाते हैं तो भी हमारा क्या है, एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, एल्डिहाइड फॉर्म हो जाते हैं। और रिएक्शन लिखने तो हम ऐसे लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH ले लो, नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, सेम MnO क्या बनेगा, तो ये जो पार्ट है हमारे पास, ये सारा पार्ट जो है वो क्या कर जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो क्या बचेगा, देखो RC डबल बॉन्ड O, इस तरफ क्या आ जाएगा H, प्लस में CO2 और हमारे पास वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। विच मीन्स कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से MnO को पास करें तो हमारा एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि क्या फॉर्म हो रहा है, हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड्स ले सकते हैं हम।
जैसे मैंने ये ले लिया HCOO, मतलब कैल्शियम के सोल्ट है आपके पास, COO ऐसे H, इसकी क्या करनी है, डिस्टिलेशन करनी है, तो मतलब इसको हीट करेंगे, तो हीट करने से हमारा फॉर्मेल्डिहाइड HCHO और वही कैल्शियम कार्बोनेट्स साइड हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे 2, इसको भी हम लिख सकते हैं 2, ठीक है। कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। एक मिनट, नहीं 2 नहीं आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि कैल्शियम है CO3, ये रिमूव हो गया हमारे पास। देखो ये वाला पार्ट, अगर हम ऐसे बोले, ऐसे ये वाला पार्ट रिमूव हो गया, तो क्या बचा, COH, यहाँ पे इस तरफ H, तो एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। बस जस्ट NCERT में मेंशन थी, दैट्स व्हाई आई मेंशन हियर। इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ये हमारे पास नहीं है, ठीक है, कोई इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस तो नहीं है हमारे पास ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रेपरेशन मेथड के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, बाय रिडक्टिव ऑर्गेनोलिसिस ऑफ एल्कीन। तो अगर आपको याद होगा हमने ऑर्गेनोलिसिस पढ़ी थी एल्कीन की, तो मैंने कैसे बोला था, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, इसमें हमने O3 ऐड करना है इन दी प्रेजेंस ऑफ, हमने प्रेजेंस किसकी रखी थी, अगर आपको याद हो, जिंक की प्रेजेंस में करते हैं हम इसको, ठीक है, जिंक की प्रेजेंस में करते हैं। तो मैंने कैसे आपको बोला हुआ था कि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है उसको आप ब्रेक कर दोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो, प्लस में यहाँ पे भी इस तरफ ऑक्सीजन लगा दो, ये। तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो इसी चीज़ को मैं लिख सकती हूँ, ये C डबल बॉन्ड O है, इस तरफ H है, इस तरफ H है, दूसरे वाला भी C डबल बॉन्ड O है, इस तरफ H है, इस तरफ H है। तो ऐसे हमारी ऑर्गेनोलिसिस होती है। तो ऑर्गेनोलिसिस से भी हमारे पास क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स आ रहे हैं। और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे लेट्स से ये CH3 डबल बॉन्ड CH3 ये ले लिया, इसमें अगर हम ओजोन को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये CH3, अच्छा मैं गलत लिख दिया, ऐसे ना, यहाँ आना था ये ऐसे, और यहाँ पे कार्बन ऐसे, ठीक है ये। तो देखो ये जो कार्बन है इस पर हमने डबल बॉन्ड O ऐड करना है, इस पर हमने डबल बॉन्ड O ऐड करना है, इसमें एक तरफ H आ जाएगा, एक तरफ CH3 आ जाएगा, दूसरा भी ऐसे बन जाएगा। तो ये है क्या हमारे पास, देखो अगर ये देखें हम, C डबल बॉन्ड O, इस तरफ H है, इस तरफ CH3 है, तो ये हमारा वही है जो हमने एसिटाल्डिहाइड पढ़ा था, ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो ऑर्गेनोलिसिस वाला पार्ट जो है वो हमने एल्कीन में भी पढ़ा था, ठीक है। तो वही है, ये वही सारी रिएक्शन जो है बार बार रिपीट हो रही है प्रिपरेशन मेथड में। अब देखो प्रिपरेशन मेथड में बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, तो बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, ठीक है। अगर हम एल्काइंस को हीट करते हैं, हाइड्रेशन का मतलब क्या है, हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, किस में, एल्काइंस में। अब देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अब इसमें मैंने ऐड करना है H2O, तो H2O ऐड करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये CH, इस तरफ लेट से मैंने OH ऐड कर दिया, डबल बॉन्ड हो गया, इस तरफ हमारा क्या ऐड हो गया, CH2H ऐड हो गया, ऐसे मतलब CH2 ही बन गया वो, वैसे है ना, सिंपल। अब देखो यहाँ से एल्डिहाइड पता कैसे बनेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। अब देखो इससे क्या बना, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, C डबल बॉन्ड O बन गया, और ये सिंगल बॉन्ड हो चुका है, ये CH3 है और इस पे ये H है। तो अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो ये C डबल बॉन्ड O, इस तरफ CH3 और इस तरफ H, तो एल्काइन से, ठीक है। तो ये तो थी कॉमन रिएक्शंस की बेसिक जो रिएक्शन थी जिसको हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। वही सारी चीज़ों को रिवाइज किया गया। अब आती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि है बाय नेम रिएक्शन। तो सबसे पहली तो है रोजनमंड रिएक्शन। देखो ये सारी रिएक्शंस क्या है हमारे पास, रोजनमंड रिएक्शन। पहले आपको एक सिंपल सा वो देती हूँ कि इसमें होता क्या है, एसिड क्लोराइड होता है हमारा, क्या होता है, एसिड क्लोराइड होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4, इन दी प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4 की प्रेजेंस में होता है, और बनता क्या है हमारा यहाँ से एल्डिहाइड, बनता गया यहाँ से हमारा एल्डिहाइड। अब देखो इसको याद कैसे रखना है आपने, रोजनमंड, देखो मैंने जैसे याद रखा हुआ है रोजनमंड, रोजनमंड आया ना, डी करके आ रहा है मतलब रोजनमंड। तो इसका रिएजेंट भी देखो क्या है, एसिड क्लोराइड डी वाला, इसका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या, एल्डिहाइड डी वाला। इवन जो इसका रिएजेंट है मतलब कि जो एक तरह से कैटलिस्ट है पैलेडियम, वो भी क्या है, डी वाला। तो मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, एसिड क्लोराइड पैलेडियम की प्रेजेंस में एल्डिहाइड को फॉर्म
फॉर्म करेगा वो हमारी रोजनमंड रिएक्शन है। देखो कैसे, एसिड क्लोराइड इज RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl आ जाएगा, तो हमारे पास पैलेडियम इन दी प्रेजेंस ऑफ BaSO4, तो ये रिडक्शन हो रही है, हमारे पास रिडक्शन ही होगी, क्योंकि ये देखो अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एल्डिहाइड, तो ये हमें Cl को यहाँ से रिमूव करवाना पड़ेगा। Cl को रिमूव करवाना है तो हम H ऐड करेंगे, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज अ रिडक्शन। तो देखो ये क्या बन जाएगा, CO, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ से HCl जो है वो क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा हमारे पास, ठीक है। HCl क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा। तो R शुड बी एल्काइल एंड अराइल, कुछ भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है, राइट। तो यह है रोजनमंड रिएक्शन। अब हमारी स्टिफन रिएक्शन, देखो स्टिफन रिएक्शन, इसको कैसे याद रखना है आपने, देखो इसको भी मैंने कुछ ऐसे ही याद रखा हुआ है, ठीक है। इसको कैसे याद रखा हुआ है मैंने स्टिफन्स को भी, तो इसमें क्या है हमारे पास, अगर हम सिंपल देखें तो ये साइनाइड होता है, साइनाइड होता है, ठीक है। ये साइनाइड होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड, इन दी प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड, और HCl बनता हमारा एल्डिहाइड ही है, बनता क्या हमारे पास, एल्डिहाइड ही फॉर्म होता है हमारा, ठीक है। क्या बनता है, एल्डिहाइड। अब देखो इसको कैसे याद रखें, देखो स्टिफन है ना, एस से स्टिफन, साइनाइड मतलब स वाले हैं, स्टिफन साइनाइड, इसका रिएजेंट भी क्या है, स्टेनस, स्टिफन साइनाइड रिएजेंट भी क्या है, स्टेनस, ठीक है। स्टिफन साइनाइड रिएजेंट भी क्या है, स्टेनस। तो उससे देखो अब बनेगा ऐसे, ऐसे RC, साइनाइड है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है हमारे पास, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो अगर ये वाला रिएजेंट होगा हमारे पास, क्या बन जाएगा यहाँ से, RC, अगर हम बात करें HO, RCHO बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो C2H5, यहाँ पे हमने C ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया, सेम रिएजेंट है हमारे पास, तो क्या बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारे एज इट इज़, ये जो N है ना वो OH में कन्वर्ट हो जाता है, जो N है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH में, ठीक है। उसके बाद ना इसमें ना एक और रिडक्शन है कि ये साइनाइड की अगर रिडक्शन की जाए ना, यहाँ पे देखो ये RCN है, इसकी रिडक्शन की जाए तो यहाँ पे ना एक और रिएजेंट होता है, डाइबुल H, ठीक है। कौन सा रिएजेंट, डाइबुल H, मतलब थोड़ा हायर क्लासेस का है पर NCERT में मेंशन है तो हमें करना पड़ेगा ये, ठीक है। क्या है, डाइबुल H बनाएगा तो ये भी एल्डिहाइड, क्या बनाएगा, एल्डिहाइड ही बनाएगा हमारे पास, डाइबुल H। बाकी अगर इसकी फुल फॉर्म आपको लिखनी है तो फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ कि डाइबुल H की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है हमारे पास, ठीक है। डाइबुल H, तो इसकी फुल फॉर्म है हमारे पास डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। डाइबल H इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास, तो ये भी रिडक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, इटार्ड रिएक्शन। देखो इटार्ड रिएक्शन बनेगा तो इससे भी क्या है हमारे पास, बनेगा तो इससे भी एल्डिहाइड ही, तो ये बेंजीन रिंग है, लेट्स से इस पे ऐसे साइड में कार्बन चेन है, ठीक है, साइड में कार्बन चेन है, तो इसको अगर हम ट्रीट करवाते हैं, तो देखो इसको अगर हम ट्रीट करवाते हैं क्रोमाइल क्लोराइड से, CrO2Cl2 से ट्रीट करवाते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड से, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है, ये जो ये है यहाँ पे क्या आ जाता है, CHO। तो ये जो इटार्ड रिएक्शन है ये एरोमेटिक वाले ही देते हैं हमारे पास, सिंपल हमारी जो कार्बन चेन है वो नहीं देती है, ठीक है, मतलब कि एलिफेटिक वाले नहीं देते। उसके बाद आती है गैटरमैन कूच रिएक्शन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, गैटरमैन कूच रिएक्शन। देखो अब इसको कैसे याद रखना, जैसे मैंने याद रखा हुआ है गैटरमैन कूच, कूच में ना कूच CO आ रहा है, तो मैंने CO से ही याद रखा है कि जो बेंजीन रिंग है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो वहां से भी क्या बनता है, बेंजाल्डिहाइड, क्या बन रहा है वहां से भी, बेंजाल्डिहाइड। गैटरमैन कूच रिएक्शन, कूच से याद रखा, कूच CO आ रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रीट करवाते हैं बेंजीन रिंग के साथ, तो हमारा क्या बन जाता है, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। तो फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन तो हम पढ़ के ही आए हैं, वो कैसे हैं, लेट्स से हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, इसको हम ट्रीट करवा दें किससे, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl से ट्रीट करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो बनता क्या था, बेंजीन रिंग है उस पर असाइल ग्रुप लग जाता है, C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया। तो
तो इसका नाम पता है, इसका नाम क्या होता है, हमने पढ़ा था इसका नाम एसिटोफियोनोन, एसिटोफियोनोन। ठीक है, तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी एल्डिहाइड्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें देखो जितने भी ये नेम्ड रिएक्शन आए ना, रोजनमंड स्टेफन, ठीक है, रोजनमंड स्टेफन, इटार्ड, गैटमैन, कूच, फ्रिडल क्राफ्ट के बारे में तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये सभी के सभी क्या है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आउटडोर की, लोअर एल्डिहाइड है वो शार्प पंजेंट आउटडोर, मतलब बहुत ही तीखी सी वो होती है, इसकी स्मेल होती है। ठीक है, दीज आर यूज इन, दैट्स वाई दीज आर यूज इन परफ्यूम्स एंड द फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो जो भी फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, इसीलिए एल्डिहाइड कीटोन्स को उसमें यूज़ किया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि इसमें पोलैरिटी है ऑक्सीजन की वजह से, एंड ईथर ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन दैम, बट लोअर देन द अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। बट इफ I'm talking about that aldehyde and ketone, which one have high boiling point, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। तो हम डिसाइड करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा पोलैरिटी से आता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट में डिसाइडिंग फैक्टर इज़ पोलैरिटी। ठीक है, वैसे तो सरफेस एरिया भी, बट यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, डिसाइडिंग फैक्टर इज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट की पोलैरिटी। अब देखो पोलैरिटी का मतलब है कि ये वाला बॉन्ड जो है वो बॉन्ड शुड बी ब्रेक, तभी हमारे पास पोलैरिटी आएगी। अब इन दोनों में से ये वाला बॉन्ड ब्रेक किसका होगा, देखो मतलब ये ऑक्सीजन अपनी तरफ ये बॉन्ड खींचना चाहता है, तो कौन बोलेगा, क्या एल्डिहाइड बोल देगा कि ये बॉन्ड ले लो। देखो ये डिसाइड होगा यहाँ से, यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे क्या है CH3, और यहाँ पे क्या है हमारे पास CH3। तो ये जो CH3 है कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करे तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट। तो कार्बन के पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो बॉन्ड है क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स है तो ये बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, ऐसा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, विच मीन्स यहाँ पे पोलैरिटी है। तो अगर यहाँ पे पोलैरिटी है तो मैं बात करूँ तो यहाँ पोलैरिटी यहाँ नहीं होगी, बिकॉज H इज़ नाइदर रिलीजिंग और नॉर एक्सेप्टिंग या विदड्रॉइंग, ना तो ये रिलीज करता है ना ही विदड्रॉ करता है। तो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा, वो नहीं बोलेगा कि ऊपर की तरफ जाए। बट यहाँ पे बिकॉज ये रिलीजिंग ग्रुप है तो ये ऑक्सीजन जो है बॉन्ड को अपनी तरफ खींच सकता है, क्योंकि इसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं से जो डेंसिटी है वो आ चुकी है। तो अगर हम बोलें तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट वो हमारे पास एल्डिहाइड का ज़्यादा एज सॉरी कीटोन का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड, बिकॉज कीटोन में पोलैरिटी आएगी, एल्डिहाइड में पोलैरिटी नहीं आ रही है। बाकी अगर हम बात करें अब सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी में क्या आ जाएगा हमारे पास कि जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, बिकॉज इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने वाटर में तो कुछ सॉल्युबल नहीं होगा, तो दीज आर सॉल्युबल इन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कि दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म एट्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद ये फिजिकल प्रॉपर्टी वाला पार्ट हो गया। अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कौन सा पार्ट करेंगे अब हम, केमिकल प्रॉपर्टी वाला। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आती है रिडक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या आती है, रिडक्शन। तो ये हम कर चुके हैं, वैसे देखो ये है हमारे पास एल्डिहाइड। ठीक है, ये एल्डिहाइड है। सबसे पहले अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो इसकी रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। इसकी रिडक्शन करते हैं अगर हम पैलेडियम की प्रेजेंस में, क्या बनेगा हमारे पास, अल्कोहल। कैसा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, कैसा अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। और अगर हम हमारे पास कीटोन की रिडक्शन कर दें, किसकी रिडक्शन कर दें, कीटोन की रिडक्शन कर दें, बिकॉज कीटोन्स आर नॉट इजीली रिड्यूस्ड, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना पड़ता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो वो क्या बना देगा हमारे पास, वो बना देगा हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल। ये प्राइमरी बनेगा और यहाँ पे
सेकेंडरी बन जाएगा, ठीक है। मतलब और भी रिएजेंट हो सकते हैं हमारे पास। लेट्स से अगर मैं ये लिखूँ ना, HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड P, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। इससे भी क्या बनेगा, देखो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, हो तो इसमें भी रिडक्शन रही है, देखो देखो कैसे, C डबल बॉन्ड OH, HI रेड P, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा सिंपल हाइड्रोकार्बन्स में, चाहे वो कीटोन हो चाहे वो हमारा एल्डिहाइड हो। अगर हमारा HI इन दी प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस होगा तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वो उसको सिंपल हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। दीज रिएक्शंस आर रिटन इन NCERT, ठीक है। तो आपको रिएक्शन फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये HI इन दी प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ये एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स में। अब यही एक तरह की, दो तरह की हमारे पास रिडक्शन है, क्लेम्सन रिडक्शन और वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन। देखो एल्डिहाइड और कीटोन अगर एसिडिक कंडीशन है हमारे पास, ठीक है, एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन दैट इज जिंक मर्करी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट। सिमिलरली ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट, ठीक है। बट ये बेसिक कंडीशन में है। तो इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि क्लेम्सन और वॉल्फ का याद तो रहता है कि क्या होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो नाउ हाउ वी कैन डिसाइड दैट कौन सी रिएक्शन क्लेम्सन है और कौन सी वॉल्फ-किश्नर है। अब देखो ये C से स्टार्ट हो रही है और ये W से स्टार्ट हो रही है, तो अल्फ़ाबेटिकली C पहले आता है, एसिड और बेस में पहले अल्फ़ाबेटिकली एसिड आ रहा है, तो विच मीन्स जो एसिडिक कंडीशन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है वो क्लेम्सन है, जो बेसिक कंडीशन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है वो वॉल्फ-किश्नर है। ऐसे आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है। एसिडिक कंडीशन की प्रेजेंस में A फॉर एसिड इज अल्फाबेटिकली पहले, क्लेम्सन और वॉल्फ-किश्नर में C अल्फाबेटिकली पहले, तो दोनों में पहले पहले वाला, तो हाइड्रोकार्बन्स वो रिएक्शन होगी क्लेम्सन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक कंडीशन, वो रिएक्शन हो जाएगी वॉल्फ-किश्नर हमारे पास, ठीक है। अभी नेक्स्ट रिएक्शन आती है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ये भी हमने अल्कोहल वाले पार्ट में पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल रिएक्शन करके बता देती हूँ। लेट्स से ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास R ही लगा देते हैं, तो हमने ग्रिग्नार्ड को ऐड करना है, R-MgX, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव कहाँ अटैक करता है, नेगेटिव तो पॉजिटिव पे अटैक करता है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटर यहाँ है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो RC, R- एज इट इज़, ये वाला R एज इट इज़, O नेगेटिव आएगा तो हाइड्रोलिसिस के बाद OH, तो कीटोन हमारा टर्शरी देता है, एल्डिहाइड हमारा सेकेंडरी देता है और फॉर्मेल्डिहाइड हमारा प्राइमरी देता है। तो ये रिएक्शंस हमने देखी है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीइंग कार्बोनिल कंपाउंड बीइंग इलेक्ट्रोफिलिक और हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये न्यूक्लियोफिलिक, तो इसमें आपस में रिएक्शन ज़रूर होगी, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आपको करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, तो हाइड्रोजन साइनाइड भी तो हमारे पास ऐसे ऐड होगा, तो यहाँ पे कुछ भी हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड इज HCN, तो CN ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जो आएगा वही आएगा, तो ये यहाँ पे CN आ जाएगा। तो जब एक ही कार्बन के ऊपर OH और CN आते हैं ना, इन कंपाउंड्स को बोला जाता है साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। इन कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, साइनोहाइड्रिन। तो ये हमने सिंपल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, इसमें मेनली हमारा रिडक्शन वाला था और एडिशंस भी थी इसमें, ठीक है। ये क्या थी हमारे पास, एडिशन ही देखी जाए, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, ये एडिशन ही हो रहा है, देखो ये जो R- है ऐड। अब ये एडिशन कैसी है ना, उस एडिशन को हमने डिटेल में देखना है, ठीक है। अब इस एडिशन को हमने क्या करना है, डिटेल में देखना है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे है हमारे पास, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे कुछ भी यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, इसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, देखो ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और ये यहाँ पे, तो ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये हाइड्रोलिसिस के बाद OH, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। तो देखो इसके 4 बॉन्ड हो चुके हैं, न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, नोट हमारे पास सब्सटीट्यूट हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को बोला गया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब बात आती है रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की, एल्डिहाइड और कीटोन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। देखो मैंने ये एल्डिहाइड ले लिया, सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड ले लिया, और ये मैंने ले लिया कीटोन,
ठीक है, ये मैंने ले लिया कीटोन। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ये उतना रिएक्टिव होगा, विच मीन्स जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 ग्रुप। तो इसके पॉजिटिव को इलेक्ट्रोफिलिक जो नेचर है उसको कहीं ना कहीं ये कम कर रहे होंगे बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ये CH3 ग्रुप है, ये भी CH3 ग्रुप है। तो CH3 ग्रुप इस कार्बन का जो पॉजिटिव नेचर है उसको कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थ्रू अ प्लस आई फैक्टर। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस कार्बन में ज़्यादा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसमें H है। अगर दूसरा एल्डिहाइड लेना हो तब भी एक साइड R आएगा, एक साइड H आएगा। तो क्या हुआ, बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है एल्डिहाइड में, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो ज़्यादा है इसमें। क्यों? दैट्स वाई जो एल्डिहाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कीटोन फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारे पास की जो एल्डिहाइड है, लिखना है, लिख सकते हैं हम ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप भी लिख सकते हो कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ठीक है, तो मतलब कि एल्डिहाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कीटोन। वो किस वजह से कि जो उसमें जो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा डेफिशिएंट होगा उसमें फिर जल्दी उतनी ही क्या होगी हमारे पास, क्या अगर हम बात करें वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ना हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय नेम है एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल, बेंजोइन एंड कैनिजेरो। नेम से दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ना एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहले आएगी एसेंशियल कंडीशन। क्या आएगी हमारे पास? एसेंशियल कंडीशन। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपको सीधा क्वेश्चन में भी फ्रेम हो सकता है कि व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर एल्डोल कंडेंसेशन इज अ अल्फा हाइड्रोजन, इज अल्फा हाइड्रोजन। मतलब जो भी कंपाउंड है जिसने ये रिएक्शन शो करनी है उसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी हमारे पास। देखो अब ये रिएक्शन हो कैसे रही है पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी, फिर यहाँ पे रिएक्शन प्रेजेंट करूंगी। ओके, एल्डोल कंडेंसेशन है ना, एल्डोल कंडेंसेशन। देखो जो कंडेंसेशन वर्ड का मतलब होता है ना, यहाँ पे ना रिमूवल होगी किसी ना किसी चीज़ की, चीज़ें कंडेंस करती है आपस में कंबाइन करती है, उसके बाद कुछ ना कुछ रिमूव होता है, उसको बोला जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, अब मैंने बोला है कि तो अल्फा हाइड्रोजन शुड बी मस्ट बी रिक्वायर्ड। देखो ऐसे मैं रिएक्शन लिखूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस में CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब अल्फा हाइड्रोजन कौन सा हुआ? ये हमारा जो कार्बन है, ये हमारा कार्बन क्या है हमारा, ये कार्बन है हमारा मेन कार्बन जिस पे फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, उससे जो नेक्स्ट कार्बन है दैट इज आर अल्फा हाइड्रोजन। ये भी हमारे पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, NaOH की प्रेजेंस में अगर इसको करें तो अगर आपको पता है कि बेस है, बेस का काम क्या होगा? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H पॉजिटिव, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H पॉजिटिव। तो ये जो दोनों है दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो देखो बेस के साथ, ये बेस के साथ जब ये ट्रीट होगा तो बेस इससे H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। कौन सा H? जो एसिडिक H होगा हमारे पास, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज अ एसिडिक H। ठीक है, दैट्स वाई अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस बहुत रिक्वायर्ड है। अब ये बन चुका है। अब देखो ये दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव को क्या चाहिए? पॉजिटिव सेंटर। तो ये पॉजिटिव, ध्यान से देखना। आप देखो इसको मैं कैसे बना रही हूँ, ये वाला CH3 एज इट इज़, इसका ये C, इस पे H मैंने ऐसे लगा दिया क्योंकि यहाँ 5 बॉन्ड हो चुके होंगे तो इस बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ा, O नेगेटिव। ये वाला H ऊपर जा चुका, इस कार्बन के साथ इसका बॉन्ड बना। देखो CH2 C डबल बॉन्ड OH,
ओके उसके बाद फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। देखो हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होगा, ये CH3 एज इट इज़, ये CH एज इट इज़, इस O का बन जाएगा OH, और ये एज इट इज़ लिख दूँ मैं H, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ से वाटर रिमूव हो सकता है हमारे पास, क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। तो देखो वाटर रिमूव हो गया तो यहाँ बनेगा क्या, इन दोनों में आ जाएगा डबल बॉन्ड, दोनों में डबल बॉन्ड, तो यहाँ है C डबल बॉन्ड OH, और इस तरफ है HCH3 और एक H। अब देखो इसको बोला क्या जाता है, एल्डोल बोला जाता है ना इस रिएक्शन को। देखो इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है, दैट्स वाई इस रिएक्शन को एल्ड फॉर एल्डिहाइड, ऑल फॉर अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, क्या बोला जाता है हमारे पास, एल्डोल बोला जाता है। तो ये मैंने मैकेनिज्म बताया आपको एल्डोल कंडेंसेशन का, ठीक है। अब मैं ये रिएक्शन सीधी लिख रही हूँ, उसके बाद इसका प्रोडक्ट लिखा जाएगा कि क्या है। आई होप आपको ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे ये समझ में आया होगा दैट कि कैसे करा है हमने, ठीक है, कैसे करा। अब मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्या लिख रही हूँ मैं, डायरेक्ट रिएक्शन। तो एसेंशियल कंडीशन इज अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ली मैंने CH3 C डबल बॉन्ड OH, सेम ऐसा ही CH3 C डबल बॉन्ड OH इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, हमने NaOH की प्रेजेंस में क्या करना है, इसको बनाना है। तो बनेगा क्या हमारे पास, देखो वो हमने बना दिया प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी H आ जाएगा, यहाँ पे भी H आ जाएगा, और ये वाला C डबल बॉन्ड OH एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको बोला जाता है, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो इसको बोला जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। कि अल्फा और बीटा पोजीशन जो है वो अनसैचुरेटेड है, मतलब वहाँ पे डबल बॉन्ड है हमारे पास, ठीक है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन हुई। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है, एसेंशियल कंडीशन इज अल्फा हाइड्रोजन। नाउ व्हाट आपने देखा होगा कि क्यों अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे एज अ एसिडिक एच एक्ट कर रहा है। तो अगर एसिडिक एच ही नहीं होगा, वो यहाँ से एक जो इंटरमीडिएट जिसने अटैक करना है वो जेनरेट ही नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन आ गई। अब ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पता है क्या है, क्रॉस एल्डोल का मतलब क्या है, देखो ये मैंने एज इट इज ले लिया, इसकी जगह मैं कीटोन ले लूं, इसकी जगह मैं क्या ले लूं, कीटोन, मतलब एक एल्डिहाइड एक कीटोन। एल्डोल में दोनों सेम होंगे, या तो एल्डिहाइड ही होंगे दोनों, या दोनों कीटोन ही होंगे, या दोनों एल्डिहाइड या दोनों कीटोन। क्रॉस में एक एल्डिहाइड एक क्या आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो बनेगा तो वैसे ही CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा कितने का मैंने 4 C डबल बॉन्ड CH3, C डबल बॉन्ड CH3 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब बेंजोइन कंडेंसेशन और कैनिजेरो कंडेंसेशन क्या है, और ऊपर से ये हमारे पास क्या है, इनके नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। अब ऐसे भी तो एल्डिहाइड होंगे कि जिनके पास अल्फा H ही ना हो हमारे पास, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा H ही ना हो हमारे पास, ठीक है। देखो मैंने जैसे ये लिखा, यहाँ पे बेंजीन रिंग है ना, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैंने H लिख दिया, ये कार्बन इससे नेक्स्ट कार्बन ही है, तो इसके पास तो H ही नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड में है, इस तरफ इसका H के साथ ही, तो इसके बाद नहीं है बेंजेल्डिहाइड। तो ऐसे ऐसे जो कंडेंसेशन शो करते हैं वो बेंजोइन हो जाएंगे हमारे पास, क्या हो जाएंगे, बेंजोइन कंडेंसेशन। बाकी रहेगा तो वही है, ये हमारे पास अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हो जाएगा, ठीक है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हो जाएगा, ऐसे करके बस यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ये वाला C डबल बॉन्ड O एज इट इज़ ही हमारे पास आएगा, ठीक है, ये एज इट इज़ आएगा, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड भी हो सकते हैं, यहाँ से देखो C डबल बॉन्ड OH CH, इसके पास भी नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ से क्या बनेगा, H, सेम अल्कोहलिक KOH ले लिया हमने, HC यहाँ पे आ जाएगा OH, और ये C डबल बॉन्ड OH, एल्डोल बन रहा है ना, एल्डोल, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है, क्या है हमारे पास, कैनिज़ारो रिएक्शन। देखो होगा तो इसमें भी कैनिज़ारो रिएक्शन जो है ये भी उन्हीं एल्डिहाइड और कीटोन के लिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ये उन्हीं के लिए होता है ये कैनिज़ारो रिएक्शन में। बट इसमें जो प्रोडक्ट है ना वो डिफरेंट बनते हैं। देखो इसमें क्या है, वही है कि फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिए पहले,
फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH, इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो यहाँ से प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, ठीक है, यहाँ से एक अल्कोहल बनता है और एक एसिड बनता है CH3COH प्लस में HCOONA, यहाँ पे H भी आ सकता है। तो मतलब एक प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनेगा और एक प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा और एक प्रोडक्ट हमारा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें देखो कैसे बनाएंगे हम, तो ये बेंजीन रिंग एज इट इज़, इसके ऊपर ये CH2 एज इट इज़, इसके ऊपर OH आ जाएगा, प्लस में दूसरी जो बेंजीन रिंग होगी ऐसे करके C डबल बॉन्ड ONA आ जाएगा इसमें ऐसे, ठीक है। तो कैनिज़ेरो रिएक्शन में क्या आया हमारे पास कि इसमें भी हमारे पास वही है, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स होंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट ये NaOH के साथ अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट देते हैं। बाकी इन तीनों में क्या है हमारे पास, एल्डोल, क्रॉस और बेंजोइन में क्या हमारे पास, हमारे एल्डोल ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं हमारे पास, हमारे एल्डोल ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, ये हम करने वाले हैं। अब ऑक्सीडेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। क्या है ये ऑक्सीडेशन है एल्डिहाइड एंड कीटोन की। देखो यहाँ पे मैंने कुछ एक लाइंस लिखी हुई हैं, तो इसको हम रीड कर लेते हैं एक बार। दैट एल्डिहाइड बीइंग हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन, तो क्योंकि ऑक्सीडेशन जो एल्डिहाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है हमारे पास, ठीक है। एल्डिहाइड क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। सो ऑक्सीडेशन, देखो मैंने क्या बोला था, हमने जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करी थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो एल्डिहाइड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है हमारे पास एज़ कम्पेयर टू कीटोन। तो जो एल्डिहाइड है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखो एल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, KMNO4, K2CR2, 7, ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एक्सेट्रा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडाइज किस में होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बिकॉज इट इज़ मतलब हाईली रिएक्टिव, तो इवन इन दी प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज टोलन रिएजेंट और फैलिंग रिएजेंट ऑल्सो ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड, कि ये हमारे पास एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करके क्या बना देगा हमारे पास, COOH। कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज अंडर वाइग्रस कंडीशन, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट एलिवेटेड टेम्परेचर। बिकॉज कीटोन इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो इसके लिए कैसी कंडीशन चाहिए, वाइग्रस कंडीशन चाहिए, और इसके लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनका टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, हाई, तब जाके ऑक्सीडेशन शो करता है। देयरफॉर जो ये टोलन रिएजेंट और फैलिंग सोल्यूशन है ना, ये यूज किए जाते हैं फॉर द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब आपको एल्डिहाइड दिया जाएगा, आपने अपनी क्लासेस में ग्रेजुएशन में, एंड इफ़ यू आर अ मास्टर्स इन केमिस्ट्री तो आपने प्रैक्टिकल्स करे होंगे, वहाँ पे ये टोलन रिएजेंट जो टेस्ट है वो किया जाता था। एक सिल्वर मिरर का टेस्ट ट्यूब में शाइनी शाइनी सी सिल्वर मिरर बनती थी, तो ये हमारे एल्डिहाइड ही देते हैं। तो ये जो टेस्ट है टोलन रिएजेंट और फैलिंग सोल्यूशन जो टेस्ट है, ये एल्डिहाइड की प्रेजेंस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सो ये टोलन रिएजेंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि टोलन रिएजेंट होता क्या है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो जब भी हम एल्डिहाइड को ट्रीट करवाते हैं इसके साथ, तो क्या बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, और ये सिल्वर जो है अलग से होता है, तो ये सिल्वर मिरर इमेज शो करता है, जिसकी वजह से जो एल्डिहाइड है उसकी प्रेजेंस शो हो जाती है। ये इसका फॉर्मूला है, और ऐसी रिएक्शन NCERT में मेंशन थी, दैट वाई मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन दो तरह के होते हैं, सोल्यूशन A एंड B, दोनों को मिक्स किया जाता है, फिर इसको एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट कराते हैं। अगर रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आ जाते हैं तो मतलब एल्डिहाइड है, अगर नहीं आते तो हमारे पास एल्डिहाइड नहीं है। Solution A is aqueous copper sulfate solution and solution B is sodium potassium tartrate, जिसको रोशले सोल्ट भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि रोशले सोल्ट कौन सा उसका सोल्यूशन है, टोलन दे देंगे, फैलिंग दे देंगे, ऐसे बेंडिक्ट ऐसे बहुत सारे और भी सोल्यूशन होते हैं। तो इट इज़ अ सोल्यूशन B, फेलिंग सोल्यूशन B। इसमें भी एल्डिहाइड देखो उसी में कन्वर्ट होगा, किसमें, COO नेगेटिव में, बट इसमें क्यूपरिक ऑक्साइड बनेगा। तो ये जो क्यूपरिक ऑक्साइड है ये रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है, जिससे हमें किसकी प्रेजेंस का पता चल जाता है, एल्डिहाइड की प्रेजेंस का, ठीक है।
उसके बाद देखो आइडोफॉर्म टेस्ट, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ये हमने अल्कोहल वाले में भी पढ़ा था। ये जो टेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन और इथेनॉल ही देता है, इथेनॉल ही देता है। ये दिस इज़ योर इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मिथाइल कीटोन मतलब जो C डबल बॉन्ड O है उसके साथ यहाँ पे CH3 होना चाहिए। तो एल्डिहाइड वाले केस में अगर यहाँ CH3 है तो इस तरफ तो H ही आएगा। तो एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल ही आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। बाकी कीटोन में तो बहुत सारे दे सकते हैं कि एक तरफ हम CH3 रखें, बाकी दूसरी तरफ कुछ भी आ सकता है हमारे पास। इवन हमारा जो बेंजेल्डिहाइड हो, बेंजेल्डिहाइड क्या देगा ये? नो, बिकॉज बेंजेल्डिहाइड देखो मैंने बेंजेल्डिहाइड बोला, बेंजेल्डिहाइड क्या ये वाला टेस्ट देखा? तो बेंजेल्डिहाइड इज दैट बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OH। तो C डबल बॉन्ड O के एक तरफ CH3 होना चाहिए, तो यहाँ तो H है, यहाँ बेंजीन रिंग है। तो जो आइडोफॉर्म टेस्ट है वो बेंजेल्डिहाइड नहीं देगा। तो इकलौता जो एल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है वो हमारा इथेनॉल। बाकी मिथाइल कीटोन, इसको आयोडीन को ट्रीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो हमारे पास येलो कलर के PPT आते हैं जो कि आइडोफॉर्म बनाता है हमारे पास। ये आइडोफॉर्म होता है तो इसमें येलो कलर के PPT होते हैं, उससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि हमारे पास जो है वहाँ पे मिथाइल कीटोन या इथेनॉल प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैंने ना यहाँ पे NCERT में मेंशन एक क्वेश्चन है, मेरे को लगता है कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में जो है वो फ्रेम हो सकता है, तो ये मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है क्या, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O, ठीक है। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला मतलब उसमें कार्बन 8 है, हाइड्रोजन 8 है, 0। फॉर्म्स है ना ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन रिएजेंट। नाउ व्हाट इज 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन रिएजेंट, इसके बारे में भी आपको बता दूंगी, इसीलिए मैंने लिया क्योंकि आपको इस रिएजेंट के बारे में मैंने बताना था। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो दोनों ही DNP टेस्ट देते हैं, तो विच मीन्स ये एल्डिहाइड भी हो सकता है ये कंपाउंड, ये हमारे पास कीटोन भी हो सकता है। यहाँ से हमने आइडिया लगाया। अब आगे चलो, एंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, मतलब इसने आइडोफॉर्म टेस्ट दे दिया है, विच मीन्स आइडोफॉर्म टेस्ट अगर इसने दे दिया है तो विच मीन्स ये क्या होगा हमारे पास, या तो ये इथेनॉल होगा, बट इथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं टोटल कार्बन? 8। यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास? 8। तो टोटल कार्बन 8 है, तो ये इथेनॉल तो नहीं हो सकता है, विच मीन्स ये कंपाउंड कीटोन ही होगा हमारे पास। देखो यहाँ ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हो इट नाइदर रिड्यूसेस टोलिन नॉर रिड्यूसिंग फेलिंग रिएजेंट, मतलब ना तो ये टोलिन को रिड्यूस कर रहा है ना ही ये फेलिंग को रिड्यूस कर रहा है, विच मीन्स ये एल्डिहाइड नहीं है। तो एल्डिहाइड जो I2 के साथ टेस्ट देता वो हमारा यही था, तो एल्डिहाइड तो नहीं हुआ, तो ये हमारा कीटोन होगा। और देखो और क्या हमने इतना तो पहुंच चुके हैं कि कीटोन, और कैसा कीटोन है? मिथाइल कीटोन। देखो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, फिर बाद में फेयर पे बना दूंगी। मिथाइल कीटोन हम इतना पहुंच चुके हैं कि ये हमारे पास है, 2 कार्बन हमने यूज़ कर लिए, हमारे 6 कार्बन अभी तक बचे हुए हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? एक ही ऑक्सीजन है, वो भी यूज़ हो चुका है। 3 हाइड्रोजन भी यूज़ हो चुके हैं, टोटल हाइड्रोजन इज 8, नहीं टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे 9 आएंगे, ठीक है। पेन कहाँ गया मेरा? ये 9 है, हमारे 3 हाइड्रोजन यूज़ हो चुके हैं। अब इससे आगे की इन्फॉर्मेशन देखो, नोर डीकलराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर रिएजेंट्स, मतलब कि ये जो ब्रोमीन वाटर है ना, ब्रोमीन वाटर और हमारे पास बेयर रिएजेंट है, वो अनसेचुरेशन वाला टेस्ट देते हैं, मतलब इसमें अनसेचुरेशन हो भी सकती है हमारे पास, ठीक है। अनसेचुरेशन ऑन ड्रास्टिक कंडीशन विद क्रोमिक एसिड, दिस इट गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हैविंग अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस आइडेंटिफाई A एंड B। तो हमें तो पहले यही पहचाना है कि सबसे पहले कंपाउंड कौन सा है। देखो ये डीकलराइज नहीं हो रहा है हमारे पास, डीकलराइज नहीं हो रहा, मतलब कि इसकी जो अनसैचुरेशन है ना वो हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अनसैचुरेशन स्ट्रॉन्ग बेंजीन रिंग की होती है, तो ठीक है। तो यहाँ से हमने ना इतना आइडिया लगा लिया कि ये कंपाउंड में भी ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये वाला कंपाउंड। ये देखो कैसे मैंने ये आइडिया लगाया कि ये वाला कंपाउंड हो सकता है। देखो 2 कार्बन, हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3, यहाँ पे सॉरी 8 ही होना था, यहाँ पे 8 ही होना था, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 3 8 और कार्बन भी हो गए हमारे पास पूरे के पूरे 8, ये हो गया। अब मैं बनाने वाली हूँ 2,4 डाई नाइट्रो, ये देखो ये वाला DNP बनाने वाली हूँ, फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है हमारे पास, ऐसे बेंजीन रिंग, यहाँ पे मैंने नाइट्रो लगा दिया और
हाइड्रोजीन होता है NHNH2, NHNH2, बट फिनाइल क्या है यहाँ पे, फिनाइल हाइड्रोजोन, हाइड्रोजीन तो मतलब कि एक H को रिप्लेस करके फिनाइल ग्रुप लगा हुआ, तो ये 1 ये 2, यहाँ पे नाइट्रो है हमारा, यहाँ पे क्या है, नाइट्रो है हमारा, तो 2 3 4 पे नाइट्रो, तो ये हो गया 2,4-DNP, 2,4-DNP। अब यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से क्या हो सकता है हमारे पास, यहाँ से ना ये जो अमोनिया हमारे पास, हम बोल सकते हैं कि ये वाला, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। जब भी आपको कार्बोनिल कंपाउंड दिखे और नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड दिखे, हमेशा ऐसे ही होगा। तो देखो क्या बना होगा यहाँ से, मैं ना सीधा बता रही हूँ कि आपको क्या बनेगा यहाँ से, पर मैं फिर बताती हूँ कि ये चीज़ बनी कैसे होगी। CH3 यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे N आ जाएगा, इसका NH बचेगा, और ये ऐसे यहाँ पे NO2 और ऑल्सो ईयर NO2। तो देखो यहाँ बताती हूँ मैं आपको कि जब इसने अटैक करा होना इस पे, बेंजीन रिंग पे क्या बना होना, ये था हमारे पास, यहाँ पे ये जो अटैक करा ये O नेगेटिव हो चुका है, यहाँ पे अटैक करा O नेगेटिव, इसका CH3 एज इट इज़, यहाँ पे क्या बचा हुआ NH2 NH, यहाँ वही वाला सिस्टम मैंने बता दिया, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, तो यहाँ से ये जो एक H है ना वो यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से जाके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब देखो इस नाइट्रोजन के पास एक H है, इसके पास OH है, OH और H यहाँ से निकल के वाटर रिमूव करके यहाँ डबल बॉन्ड को प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्लेस कर देते हैं। तो ये तो आ गया हमारा कंपाउंड A। अब वो बोलता है कि जो ये वाला कंपाउंड है ना, कंपाउंड A, हमें B भी आइडेंटिफाई करना है, हमें क्या करना है, B भी आइडेंटिफाई करना है। B क्या है कि जो यही कंपाउंड है, इसको अगर हम क्रोमिक एसिड के साथ ट्रीट करवा दें, H2CrO4 के साथ ट्रीट करवाते, तो ये क्या बना देता है, देखो ये है ऑन ड्रास्टिक कंडीशन विद क्रोमिक एसिड। देखो ड्रास्टिक कंडीशन मतलब ये कीटोन है, वो तो हम, इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला होगा, इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा हमारा B। तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है पेपर में, ठीक है। आपको ये इसी में से होता है, एल्डिहाइड वाले में से, क्योंकि इसमें इतने सारे टेस्ट है। आइडोफॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइडोफॉर्म आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे पता चलता है हमारा, ज़्यादातर क्वेश्चन आइडोफॉर्म के ऊपर ही देखने को मिलते हैं। तो ये आपका A आ गया, ये B आ गया, ठीक है। अब ये जो एल्डिहाइड वाला पार्ट है वो यहाँ खत्म होता है, इसके कुछ एक यूजेस है इंपॉर्टेंट है, वो मैंने लिखे हुए थे। फॉर्मेल्डिहाइड नोन एज अ फॉर्मेलिन, फॉर्मेल्डिहाइड को जो उसका 40% सोल्यूशन है उसको फॉर्मेलिन बोला जाता है, जो कि यूज़ की जाती है टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। बायोलॉजिकल स्पेसिमेन लाइक जैसे किसी के किडनी स्टोन हो गया है ना, तो वो स्टोन निकाला गया, अब उसका रीज़न जानना होता है कि वो किडनी स्टोन किस वजह से है, या उस स्टोन की वजह से अंदर हमारे कैंसर तो नहीं हो सकता है, तो उसको अलग लैब में भेजा जाता है टेस्ट के लिए, तो उसको स्टोर करके प्रिजर्व करके रखना होता है। तो फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में उस किडनी स्टोन को डाल के रख देते हैं, तो वो प्रिजर्व हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो मोनोमर यूनिट ऑफ बेकेलाइट, बेकेलाइट की मोनोमर यूनिट है। बाकी हमारे ये जो वेनिलीन, कैम्फर, एसिटोफिनोन, ब्यूटाइलडिहाइड, ये इसके ऑर्डर और फ्लेवर के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये NCERT में थे यूजेस, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो एल्डिहाइड और कीटो वाला जो पार्ट है वो यहीं पे ख़त्म होता है आपका। अब हम जो करने वाले हैं वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट इज COOH आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH कार्बोनिल कंपाउंड भी है, हाइड्रोक्सिल कंपाउंड भी है, ग्रुप भी है, तो इसको कार्बोक्सिल ग्रुप बोला जाता है। देखो मैंने ना यहाँ पे कुछ एक ये कंपाउंड्स लिखे हैं ताकि आपकी थोड़ी सी नेमिंग की प्रैक्टिस हो जाए। तो देखो इसकी नेमिंग करनी है हमें, अगर इसकी नेमिंग करनी है, इसकी नेमिंग कैसे हो सकती है हमारे पास, देखो ये CH3 नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी, ये CH3 3 CH3 है, तो एक CH3, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये ना ऐसे है, 3 लगे हुए हैं ना इसके ऊपर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये 2 CH3 ऐसे ऊपर, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, क्योंकि नीचे मैंने नेमिंग लिखनी है तो मैं यहीं लिख रही हूँ अब इसको। देखो ये 1 2 3 4, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए हमारे पास 3,4 डाईमिथाइल, 3,4 डाईमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, सॉरी नॉट अ प्रोपेनोइक, इट इज़ अ ब्यूटेनोइक, 4 कार्बन है ना, ब्यूट आएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। ये नेमिंग। अब देखो ये लिखा हो हेक्स 2 इन 4 आइन ओइक एसिड, ये स्ट्रक्चर बनाना है आपको। हेक्स है तो आपके 6 कार्बन होंगे, ड्रॉ कर दो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 2 पे इन ओइक एसिड, तो मतलब ये वाला कार्बन तो हमारा ओइक एसिड वाला हो गया,
ये यहाँ पे 2 पे इन, 3 4 पे आइन, ऐसे बाकी सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। बाकी इनकी वैलेंसी पूरी कर दो, यहाँ CH3, इसके बॉन्ड पूरे, इसके बॉन्ड पूरे हैं, इस पे H आ जाएगा और इस पे भी H आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये है 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। ओके, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक मतलब कि 5 कार्बन, 1 2 3 4, तो यहाँ तो COH होगा। पेंटेनोइक 3 पे ब्रोमो है, 4 पे फिनाइल है, 1 2 3, तो 3 पे यहाँ पे ब्रोमीन, 4 पे फिनाइल, बेंजीन रिंग, ऐसे बाकी कर दो इनकी नंबरिंग पूरी। यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ तो पूरा ही है, यहाँ आ जाएगा CH, यहाँ आ जाएगा CH3, ऐसे। नेक्स्ट D वाले का नाम देखो, तो ये साइक्लिक वाले नाम है, यहाँ पे नंबरिंग शुरू होगी 1 2, तो 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, साइक्लो है, साइक्लो 5 कार्बन है, पेंट सिंगल बॉन्ड है, एन ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट, तो यही होगा हमारा मेन, तो 1 2 3, तो 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। अब इसकी नेमिंग देखो कैसे, इसमें भी मेन हमारा COH ही है, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये ऐसे नेमिंग। तो ये NCERT में मेंशन थी नेमिंग, दैट्स वाई मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दी है, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं, तो स्ट्रक्चर देखते हैं हम। तो ये स्ट्रक्चर है, हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन वही हमारे पास क्या आएगी, sp2 ही आएगी हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री की बात करेंगे तो वो भी क्या आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर आएगी, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगी। और बॉन्ड की बात की जाए, बॉन्ड एंगल की बात की जाए, तो बॉन्ड एंगल आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। बाकी देखो इसमें रेजोनेंस हम कैसे शो कर सकते हैं, ये हम यहाँ लेके आ सकते हैं और ये यहाँ चला जा सकता है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ ये एज इट इज़, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे रेजोनेंस, ठीक है। ये हमारी रेजोनेंस हो सकती है हमारे पास। अब वही जैसे हमारे पास चल ही रहा है, नेक्स्ट होता है मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन हमारे पास फ्रॉम द प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड, ठीक है। वही है कि हम प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड की अगर ऑक्सीडेशन कर देंगे तो वहाँ से हमारे पास क्या फॉर्म होता है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। ये मैंने अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखे हैं, KMNO4 न्यूट्रल एसिडिक एल्कलीन, K2Cr2 एसिडिक क्रोमिक ट्राईऑक्साइड, CrO3 एसिडिक मीडियम जोन्स रिएजेंट, इसको आप देख सकते हो जोन्स रिएजेंट है, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा हमारे पास, ये RCOOH आ जाएगा, यहाँ से भी देखो RCOOH आ जाएगा। तो चाहे हम एल्डिहाइड से ओके, ये बेंजीन रिंग है, ऐसे यहाँ पे COH आ जाएगा, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्या आ जाएगा COH आ जाएगा। तो चाहे हम एल्डिहाइड ले, चाहे हम कीटोन ले, तो जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारे पास जो एल्डिहाइड है वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम अभी पढ़ के आए थोड़ी देर पहले टोलेंस और फेलिंग सोल्यूशन, वो भी तो एल्डिहाइड जो है किसको कन्वर्ट कर रहे थे, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था, तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते, तो हमने लिखा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रॉम कीटोन, ठीक है। हम कीटोन से भी क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे पास, क्योंकि कीटोन की ऑक्सीडेशन भी होती है हमारे पास, तो कीटोन की जो ऑक्सीडेशन होगी वो हमारे पास ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर होती है, ठीक है। कीटोन की जो ऑक्सीडेशन होती है वो ड्रास्टिक कंडीशन, जैसे HNO3 ले लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको ये कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, लेट्स से यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, ठीक है। तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा ये वाला, तो HCOH बन जाएगा प्लस में, ठीक है, प्लस में दूसरा क्या बन जाएगा CH3COOH, ये। अब देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दिख नहीं रहा है सॉरी आपको, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि इसमें हमने क्या करा, इस चाहे आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो इसका एसिड बना दो, चाहे आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो इसका एसिड बना दो और इधर वाला एसिड बन जाएगा। बट अब हमारे पास ये है अनसिमेट्रिकल कीटोन, है ना, ये क्या है हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है, तो इसमें हम किस तरफ से कार्बन चेन को ब्रेक करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास हम किस तरफ से कार्बन चेन को ब्रेक करेंगे, देखो अगर मैं इस तरह से कार्बन चेन को ब्रेक करती हूँ तो ये हमारा एक तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, और ये हमारा प्रोपेनिक एसिड बन जाएगा। नहीं, पॉपर्स रूल्स के अकॉर्डिंग हम ब्रेक ऐसे करेंगे,
पॉपअप्स रूल्स के अकॉर्डिंग ब्रेक कैसे किया जाता है, तो पॉपअप्स रूल्स के अकॉर्डिंग ब्रेक कैसे करते हैं कि वो वाला बॉन्ड, देखो अगर मैं इसको 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 ऐसे ब्रेक करती हूँ, लेट्स से मैंने इसको, नहीं सॉरी, ब्रेक कैसे होगा, ये अपनी तरफ लेगा बॉन्ड, नो ये अपनी तरफ लेगा बॉन्ड ऐसे, ठीक है। तो मतलब इसमें कार्बोकैटायन बनना है, तो हमारे पास कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, अगर ये इस तरफ ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये इससे प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे CH3 CH2 CH3COOH बनेगा, और उधर भी CH3COOH बनेगा, ठीक है। ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ से CH3 इसका तो COH बन जाएगा, बाकी इसकी तरफ यहाँ पे OH आएगा, ऐसे ऐसे ब्रेक करना है हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ठीक है। एल्काइल बेंजीन मतलब कि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई हमारी कार्बन चेन है, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर कोई कार्बन चेन है, तो अगर हम KMNO4 को लें, KMNO4 को इन एसिडिक कंडीशन, तो जो ये एल्काइल ग्रुप है उसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है, COH में। किस में कन्वर्ट कर देता है, ये COOH में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट कर देता है, COOH में कन्वर्ट कर देता है हमारे पास ये, ठीक है। तो यहाँ से मतलब यहाँ पे ना, अगर ये है देखो बेंजीन रिंग है, यहाँ पे कोई भी कितनी भी लंबी कार्बन चेन हो वो हमेशा उसको COOH में ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है। किस में कन्वर्ट करेगा, COOH में। तो अब हम एसिड डेरिवेटिव्स लेते हैं। एसिड डेरिवेटिव्स की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। एसिड डेरिवेटिव कौन से, एसिड हैलाइड है, एस्टर है, अमाइड है, नाइट्राइल्स है। तो देखो कैसे, तो एसिड हैलाइड क्या होगा, ये होगा C+Cl। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, वाटर के साथ इनको ट्रीट करवा दो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये R, ये वाला बन जाएगा COH, और हमारा HCl एज इट इज निकल जाएगा। एस्टर क्या होता है हमारे पास, R, इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ से, ये तो एस्टेरिफिकेशन का उल्टा है ना हमारे पास, सल्फोनिफिकेशन बोलते हैं जिसको, तो RCOOH मतलब ऐसे बन जाएगा, और इधर हमारा बन जाएगा ROH, ठीक है। अमाइड क्या होता है हमारे पास, ये RC+O, यहाँ पे NH2 होगा, इसकी भी हाइड्रोलिसिस कर देंगे अगर हम, तो क्या बन जाएगा, ये RCOOH बन जाएगा, यहाँ से प्लस में हमारा अमोनिया निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा नाइट्राइल्स है। तो नाइट्राइल्स का मतलब होता है हमारे पास CN के साथ, तो RCN, तो इसको वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अमाइड बन जाएगा। पहले ये CN अमाइड में कन्वर्ट होगा, अमाइड की फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, RCOH प्लस में NH3 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम ग्रिग्नार्ड से हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड इज C+O, इसको अगर हम RMgX के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक करा, तो ये O एज इट इज़, ये इसको ब्रेक कर दो, यहाँ पे आ गया R, और ये बन गया O नेगेटिव, इसके साथ आएगा MgX, फर्दर कर दो इसकी हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन जाएगा, मैंने 2 बॉन्ड लगा दिए यहाँ, गलती से हो गए, ये ऐसे ही रहेंगे ना, ऐसे ही। तो ये C+O एज इट इज़, नीचे आ गया R, इसका बन गया OH, इसको हम लिख सकते हैं C+O तो बन गई हमारी ये, ठीक है, ग्रिग्नार्ड से। अब इसमें आता है फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे। अब हम चलते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो वही बॉइलिंग पॉइंट्स का आता है। तो अगर हम बात करें पूरे जितने भी फंक्शनल ग्रुप है आपके सिलेबस में, उसमें सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही होता है। सबसे कम हाइड्रोकार्बन, फिर हेलोअल्केन्स, फिर ईथर्स, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अमाइंस, फिर एल्कोहल, देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल और अमाइंस है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा किस वजह से है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हमारे पास। इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हमारे पास। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे उसमें तो एक ही बॉन्ड होता है, इसमें 2 बॉन्ड है, उसकी वजह से डायमर में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अंडरगो बाकी रीज़न क्या है इसका, कि इसका सबसे ज़्यादा अंडरगो मोर एक्सटेंसिव एसोसिएटेड थ्रू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इसमें भी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो ज़्यादा इंटेंसिव होती है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो जो O है वो क्या है, उसकी तरफ से वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ को पुल करे, तो O अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा, तो उसकी वजह से पोलैरिटी आती है। तो पोलैरिटी की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल।
इसीलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से। बाकी डाइमर में रहते हैं किस फेस में, वेपर फेस में, ठीक है। और इन एप्रोटिक सॉल्वेंट की, अगर हमारे पास एप्रोटिक सॉल्वेंट हो तो एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो प्रोटॉन्स डोनेट नहीं करते हैं, जिनके पास प्रोटॉन्स नहीं होते हैं हमारे पास, लाइक बेंजीन हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आती है इसकी सॉलिबिलिटी, तो सॉलिबिलिटी भी सेम वैसी चलेगी। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है अप टू 4 कार्बन आर मिसेबल इन वाटर, मतलब 4 कार्बन तक ये वाटर में मिसेबल है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बट जैसे जैसे कार्बन चेन लेंथ इंक्रीज करती है तो हमारे पास क्या हो जाता है, हम बात करें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम होता है तो सॉलिबिलिटी कम होती है। बेंजोइक एसिड की बात की जाए तो वो कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं है बट वार्म वाटर में सॉल्युबल है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आई इसकी सॉलिबिलिटी। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एसिडिटी वाला पार्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें जो रिएक्शंस पार्ट है उसमें एक ही रिएक्शंस है जो बाय नेम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेन इसका है एसिडिटी वाला। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो इसमें भी हम वैसे पढ़ेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ए OH बॉन्ड, कि इसमें भी OH बॉन्ड ब्रेक करता है या जैसे COH बॉन्ड करता है जैसे अल्कोहल वाले पार्ट में था, तो इसमें भी OH बॉन्ड ब्रेक करता है तो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है हमारे पास। ये अल्कोहल से भी ज़्यादा एसिडिक है। देखो ये है एसिडिक करेक्टर, हम पढ़ेंगे RCOH, इसमें क्या है कि H चला गया यहाँ से, ये नेगेटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अब हम मैंने ये क्यों बोला कि जो अल्कोहल है उससे भी ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो, देखो ये तो बन गया इसका। अब मैं फिनोल लूँ, अगर फिनोल होता है हमारे पास OH, तो इसका इंटरमीडिएट अगर मैं बनाऊँ, इसका इंटरमीडिएट होता है फिनोक्साइड, ठीक है। इसका इंटरमीडिएट आ गया फिनोक्साइड और इसका हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन। अब देखो मैंने बोला था कि जो एसिडिटी होती है हमारे पास, अगर आपको याद हो हमने डिस्कस करा था कि जो एसिडिटी है, एसिडिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के, ठीक है। ये चीज़ हम कर चुके हैं, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों में ये जो इंटरमीडिएट बन रही है, देखो चाहे फिनोक्साइड है चाहे कार्बोक्सिलेट आयन है, दोनों ही रेजोनेंस वो है हमारे पास, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है पर इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे तो हम बोलेंगे इसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है तो इसको ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है हमारे पास। देखो रेजोनेंस यहाँ भी हो रही है, रेजोनेंस यहाँ भी हो रही है। यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊँ तो इसकी रेजोनेंस कैसे हो रही है, यहाँ पे ये O है, ये मतलब इसको मैं अगर ऐसे कर दूं ऐसे, तो ये O नेगेटिव यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, यहाँ पे। अब जो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जल हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। बट इन कार्बोक्सिलिक एसिड जो नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास क्या हो रहा है, इंटेंसिफाइड हो रहा है, वो किसके बीच में हो रहा है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच में। तो ऑक्सीजन बीइंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा होल्ड करके रखेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर आ रहा है, तो दैट्स वाई जो इसका इंटरमीडिएट है वो ज़्यादा स्टेबल है कार्बोक्सिलेट आयन, चाहे वो एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है बट उसमें जो नेगेटिव चार्ज है उसका जो डिस्पर्जल है वो ऑक्सीजन के बीच में हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन कार्बन के बीच में हो रहा है, तो इसीलिए इसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है हमारे पास। इसका इंटरमीडिएट क्या है, ज़्यादा स्टेबल। देयरफॉर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक जो एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव मोर एसिडिक, क्या होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं देन अल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल से क्या होते हैं, वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल्स, या वी कैन से दैट फिनोल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन आपको एसिडिटी के ऊपर आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये लिखा हो CF3 CCl3 CHCl2, ओके। यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे CN है, कि हमें बतानी है एसिडिटी। तो ये हमने पीछे भी पढ़ लिया है कि जो एसिडिटी है, यहीं लिख देती हूँ मैं, -I और एंड -R के डायरेक्टली है, +I एंड +R इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो इसमें 3 फ्लोरीन है, इसमें 2 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, इसमें 2 क्लोरीन है, एक ही नाइट्रो ग्रुप है, इसमें एक ही CN है, मतलब यहाँ पे I नेगेटिव वाले ज़्यादा ग्रुप है, तो ज़्यादा ग्रुप है तो इनकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है।
अब मेन ना यहाँ पे आता है, देखो ये है मेन क्वेश्चन आपके पास ना एसिडिटी वाले। बाकी हम जैसे आपके प्रीवियस ईयर सेक्शन जो हैं उनमें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में वहाँ पे आपको डिस्कस करवाऊंगी मैं। यहाँ पे देखो ये हमारे पास हमने ये चीज़ें ना उसमें भी पढ़ी थी फिनोल वाले में। तो हमने क्या देखा था, देखो मैं अब बार बार वही सारी चीज़ें आपके साथ रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। जो हम पढ़ चुके हैं वो हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। देखो यहाँ पे ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये -R शो करेगा, ये भी -R शो करेगा, बट ये -I शो करेगा। ये क्या करेगा, -I शो करेगा। तो दोनों ही नेगेटिव इफेक्ट है, तो एसिडिटी तो बढ़ने वाली है। तो हम बोलेंगे इन दोनों की एसिडिटी ज़्यादा होगी, ए और बी की एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो ठीक है, ए और बी की एसिडिटी ज़्यादा होगी, तो हमने ये देखा था। अब अगर आपको याद होगा कि हमने फिनोल वाले में बोला था कि जो ऑर्थो वाला है वो लेस एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। बट आप यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे कि जो भी ऑर्थो बेंजोइक एसिड होते हैं ना, ऑर्थो बेंजोइक एसिड इज मोस्ट एसिडिक आइसोमर ऑफ बेंजोइक एसिड whether group is releasing or withdrawing, मतलब कि जो भी बेंजोइक एसिड के आइसोमर है उसमें ऑर्थो आइसोमर सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, चाहे वहाँ पे रिलीजिंग ग्रुप लगा हो चाहे विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इन दोनों में से अब हमें डिसाइड करना था, तो ऑर्थो वाला तो ज़्यादा होगा ही होगा। तो पहले ए आएगा, उसके बाद सी आएगा और लास्ट में बी जाएगा। अब इसमें देखो ये जो है ये यहाँ से +R शो करेगा, ठीक है, ये भी यहाँ पे +R शो करेगा। अब यहाँ पे रेजोनेंस तो होगा नहीं, तो ये -I शो करेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये +R है तो एसिडिटी कम होनी चाहिए। बट अभी हमने देखा कि जो ऑर्थो है, ऑर्थो इफेक्ट होता है एक, ठीक है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आपने याद रखना है। तो ये यहाँ पे ऑर्थो पे लगा हुआ है, चाहे रिलीजिंग हो चाहे डोनेटिंग चाहे विड्रॉइंग ग्रुप हो, उसकी एसिडिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ए की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद यहाँ में बी आएगा, यहाँ पे सी आएगा। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है तो इसकी एसिडिटी इंक्रीज करेगी, इसकी इंक्रीज नहीं करेगी हमारे पास, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद रिएक्शंस वाला पार्ट है, तो रिएक्शंस वाले पार्ट में हमारे पास वही ये सारी रिएक्शंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये वाली रिएक्शंस जो हैं वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, वही होता है RCOOH, इसमें अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाते हैं हम, मतलब ऐसे अल्कोहल हो गया हमारे पास, तो ऐसे यहाँ से हमारा ऐसे ये वाला पार्ट जो है वो निकल जाएगा। तो RC⋯OOR, देखो ये जो रिएक्शन है अल्कोहल वाले में OH बॉन्ड क्लीवेज में थी, बट जो एसिड वाला है उसमें CO बॉन्ड क्लीवेज में, क्योंकि इसमें ये वाला बॉन्ड इसमें ब्रेक होता है, ठीक है। अब इनके साथ देखो, इनके साथ हम कैसे बनाएंगे, RC⋯OOH प्लस में PCl5। देखो ये वही है, जहाँ पे भी अल्कोहल है उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे। Cl लगा दिया हमने, और हमारे पास POCl3 भी निकल जाता है एक, और एक HCl निकलेगा, एक हमारे पास क्या निकल जाएगा, HCl निकलेगा, ठीक है, एक HCl निकल जाएगा। नेक्स्ट हम इसके साथ इसको ट्रीट करवा सकते हैं, RCOOH PCl3 के साथ ट्रीट करवा सकते हैं। तो PCl3 में क्या आ जाएगा, इसमें भी वही RCOCl बनेगा, बट इसमें हमारे पास H3PO3 बनेगा, है ना, H3PO3 बनेगा, और ये 3 बन जाएंगे। यहाँ पे इसको 3 लिया जाता है तो ये 3 बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास 3। उसके बाद थायोनाइल के साथ ट्रीट करवाएंगे तो RCOOH, यहाँ पे SOCOl2 होगा, तो इससे क्या बनेगा, ये RCOCl आ जाएगा, यहाँ पे SO2 गैस रिलीज़ कर जाएगी और HCl गैस भी रिलीज़ कर जाएगी। तो ये असाइल क्लोराइड बन रहे हैं हमारे पास, जैसे वहाँ पे हेलोअल्केन्स बन रहे थे ना, यहाँ पे असाइल क्लोराइड बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन विद अमोनिया, देखो अमोनिया के साथ रिएक्शन कैसे होगी, C⋯OOH है यहाँ पे, प्लस में NH3 है, तो अमोनिया ये यहाँ पे इसका बॉन्ड आएगा RC, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास RC, ये डबल बॉन्ड O एज इट इज़, यहाँ से NH2 आ जाएगा, यहाँ पे NH2 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास NH2, क्योंकि जैसे ही ये यहाँ पे अटैक करता है ना, यहाँ से ये ग्रुप लीव कर जाता है। वो कैसे लीव करेगा, क्योंकि
यहाँ से एक H यहाँ चला जाता है, मतलब आप देख सकते हो एसिड से अमोनियस ट्रीट करवाएंगे, अमाइड बनता है हमारे पास। उसके बाद डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो ये भी हमने देखी हुई है, कॉल्ब रिएक्शन RCON, ठीक है। इसको जब हम NaOH के साथ ट्रीट करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ CaO हीट किया जाता है, तो यहाँ से RH ही बचता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या कर जाती है, लीव कर जाती है यहाँ से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या कर जाती है, हमारे पास लीव कर जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन, तो रिडक्शन इज़ RCOOH। ये इजीली तो रिड्यूस नहीं होगा, तो इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट पावरफुल चाहिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास। और हम ले सकते हैं बोरोन के हाइड्राइड भी ले सकते हैं, B2H6 भी ले सकते हैं। तो ये इसकी रिडक्शन करेंगे, तो रिडक्शन करेंगे तो इससे प्राइमरी अल्कोहल बनता है। इससे क्या बनता है हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये बनता है, तो जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये उसके बाद इसकी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आती है इसमें, तो इसमें एक बाइनेम रिएक्शन है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। कौन सी है, एल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। देखो इसको आपको याद करना पड़ेगा, RCH2COOH ऐसे है, मतलब कि ये ना अल्फ़ा हेलोजिनेशन होती है, इसमें क्या होती है, अल्फ़ा हेलोजिनेशन, ठीक है। अल्फ़ा पोजीशन पे आके हेलोजन जो है वो कंबाइन करता है, ठीक है। प्रेजेंस क्या होती है हमारे पास यहाँ पे X2, कोई जो हेलोजन आप ऐड करना चाहते हो वो इन दी प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, इन दी प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। उसके बाद इसको हाइड्रोलिसिस किया जाता है, तो R यहाँ पे CH एज इट इज़, यहाँ पे Cl लग जाता है आगे, मतलब यहाँ पे X आ जाएगा, X शुड बी Cl और Br, और यहाँ पे OH। तो दिस इज़ अ हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद वही सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आ जाएंगे, तो सब्सटीट्यूशन में क्या है, क्योंकि COH है हमारे पास, तो इसमें अगर हम Br2 ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो वही हमारे पास क्या होगा, ये हमारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, तो मेटा पोजीशन पे Br आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नाइट्रेशन कर सकते हैं इसकी, HNO3 के साथ ट्रीट करवा देंगे, तो नाइट्रो पोजीशन मतलब कि मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद और कौन थी, सल्फोनेशन, ठीक है। इस पे COH में हमने सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप ऐड करा, H2SO4, तब हमारा सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, मतलब इसका सल्फोनिक डेरिवेटिव बन जाएगा, नॉट सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शंस भी होती है ना, तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हाउएवर डू नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, वो बिकॉज COOH इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब को रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, एंड कैटलिस्ट AlCl3 बॉन्डेड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके साथ बॉन्ड करने की बजाय, मतलब इस पे सब्सटीट्यूट होने की बजाय इससे साथ वो बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि AlCl3 बीइंग अ लुईस एसिड, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से, क्योंकि उसने पुल करे हुए हैं तो उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो उसके साथ वो बॉन्ड बना लेता है, तो जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट फ्रिडल रिएक्शंस का होता है वो नहीं बनता है। दैट्स बाय फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइल रिएक्शन जो है वो हमारे पास, हमारा जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, वो नहीं देता है, ठीक है। तो यही था आज का आपका चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।